नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित विवाद, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पाकिस्तान से संबंधित सब कुछ देख लिया था। मतलब पाकिस्तान से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं, किस किस राज्य से सीमाएं लगती हैं, कितने किलोमीटर की सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ विवाद क्या क्या थे। हमने लगभग 5 विवाद आपके निपटाए थे पाकिस्तान के साथ। तो आज हम लोग दोस्तों इसी में देखेंगे, चाइना के बारे में देखेंगे। आज हमें चाइना देखना है, तो आज हम लोग चाइना के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी को जोड़ लीजिए जल्दी से। चलिए आइए, तो आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? तो आज हम लोग चाइना के बारे में देखेंगे। इतने ही मैप का हम लोगों को काम है, बहुत ज्यादा मैप का हमें काम नहीं है। तो आज हम लोग अपना पड़ोसी देश चाइना को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो जो दोस्तों भारत और चाइना के मध्य रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और ये जो मैकमोहन रेखा बनी थी ये दोस्तों वर्ष 1914 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1914 में बनी थी, शिमला समझौते के तहत। वर्ष 1914 में शिमला समझौते के तहत जो रेखा खींची गई उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो ये भारत और चाइना के मध्य, ये वास्तविकता में जो सीमा थी दोस्तों, ये सीमा भारत और तिब्बत के मध्य थी। इसके ऊपर तिब्बत आता है और तिब्बत के ऊपर चाइना देश आता है। बाद में 1949 में इन्होंने धीरे 1949 से कब्जा करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो अब ये कहते हैं कि ये जो समझौता हुआ था ये भारत और तिब्बत के मध्य हुआ था, चाइना के मध्य नहीं हुआ था। इस वजह से चाइना वाले लोग मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं। इसीलिए ये लोग हमारे अरुणाचल प्रदेश में बार बार अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बार बार घुसने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों को चाइना की नागरिकता देने की बात भी करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर सीमा विवाद किस वजह से है दोस्तों? नीचे पाकिस्तान से आपने देखा होगा, यहाँ गुजरात से लेके और यहाँ तक जम्मू कश्मीर के इस पॉइंट तक हमारी जो सीमा है वो बिल्कुल क्लियर है। लाइटिंग करी गई है, 3-4 फुट ऊंची लाइटिंग की गई है, तार बंधे हुए हैं, सब अच्छे से है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी आपने विवाद देखा होगा। तो ये ऊपर जो पहाड़ों वाला रेंज है यहाँ पर विवाद है। चाइना के साथ भी हमारा ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर विवाद है। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है और जिस टाइम हम लोग आजाद हुए थे
हमारे पास इतने ज़्यादा उपकरण वगैरह नहीं थे और इतने ज़्यादा हम लोग आधुनिक नहीं थे और रास्ताएं वगैरह यहाँ पर नहीं बनी हुई थी। तो यही मेन कारण है कि यहाँ की सीमाएं बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा भारत और चाइना का विवाद है। अब अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो दोस्तों 3488 किलोमीटर भारत और चाइना के साथ सीमा साझा होती है। कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर भारत और चाइना के साथ सीमा साझा होती है। और कितने राज्य इससे लगते हैं, तो राज्य की अगर बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो भारत और चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। जो चाइना के साथ सीमा बनाने वाले हमारे राज्य कितने हैं दोस्तों, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से? और अब अगर दोस्तों नए मैप के हिसाब से देखा जाएगा तो ये यहाँ पर लद्दाख बना दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर, JNDK, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों के साथ चाइना की सीमा लगती है। अब आइए आगे देखते हैं इसके साथ विवाद कौन कौन से हैं। तो इसके साथ दोस्तों सबसे पहला विवाद जो है वो हमारा LAC विवाद है। कौन सा है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सा विवाद है? LAC विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लगभग कुछ इस तरीके से ये आपकी कहलाती है LAC। 1962 का जो युद्ध हुआ, 1962 का जो युद्ध हुआ उसमें चाइना ने हमारा कई सारे हिस्से को कब्जा कर लिया। 62 के युद्ध में हमें बहुत ही जान मान की भी हानि हुई थी और बहुत सारे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से हम युद्ध भी हारे। तो 62 के युद्ध के बाद इन्होंने हमारा ये बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तो जहां तक इन्होंने कब्जा किया है वहां से लेकर और इसके बीचों बीच तक, तो इसको कहा जाता है LAC। इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी को LAC कहा जाता है। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये LAC है और LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। तो भारत और चीन के साथ सीमा विवाद है LAC, और भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद है वो क्या कहलाता है? भारत और पाकिस्तान के साथ जो है वो LOC और भारत और चीन के साथ LAC। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये विवाद 1962 में बना और विवाद का कारण रहा और अभी भी ऐसा विवाद चल रहा है। और अभी आजकल आपने देखा होगा भारत और चीन के साथ अभी तक का सबसे गर्म व्यवहार रहा है और स्थिति दोनों देश के बीच युद्ध की बनी हुई है और ऐसा लग ही रहा है कि युद्ध हो ही जाएगा। वैसे किसी भी निर्णय का, किसी भी चीज का हल युद्ध नहीं होता है। भगवान से ये मेरी विनती है कि इन दोनों देशों के मध्य युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध जब होगा तो जान माल का खतरा और बहुत सारा रुपया हमारा युद्ध में खर्च होगा और हम कई वर्षों पीछे वापस आ जाएंगे। अभी कोरोना वैश्विक महामारी के कारण वैसे भी हमारी GDP बहुत लो चल रही है। और युद्ध का कारण क्या रहा दोस्तों? यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। युद्ध का कारण ये रहा कि एक स्थान है दौलत बेग गोल्डी। दौलत बेग गोल्डी। दौलत बेग गोल्डी में
यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर दौलत बेग गोल्डी तक भारत ने सड़क निर्माण कर लिया है। और ये जो सड़क निर्माण का कार्य है वो किसने किया है दोस्तों? तो बीआरओ ने किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय थल सेना का एक ये विभाग है। इसने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर कई सारे सड़क बनाए हैं और यहाँ पर जो नदियाँ पड़ती हैं उस पर पुलों का निर्माण किया है, जिससे अब चाइना को लगता है जो हमारी सेना अभी तक 8 घंटे में पहुंचा करती थी दौलत बेग ओल्डी तक, अब इन सड़क निर्माण के कारण अब हमारी सेना महज आधे घंटे में वहां तक पहुंच सकती है। हमारे कई सारे एनिमेशंस, टैंक, हेलीकॉप्टर्स, ये सब बहुत ही आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो चाइना को अब ये लग रहा है कि अगर बाई चांस युद्ध होगा तो यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी से भारत बहुत आसानी से घेर सकता है हम लोगों को। और सियाचिन में हम लोग बैठे ही हैं। सियाचिन बहुत ही ऊंचा स्थान है इन लोगों से, और युद्ध में जो ऊंचा स्थान होता है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ऊंचे स्थान से आपको बहुत क्लियर तौर से आपको दुश्मन का एरिया दिखाई देता है और वहाँ से आप फायरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग करने में बहुत समस्या होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर फायरिंग करने में समस्या नहीं होती है। तो पहला जो विवाद है चाइना के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सड़क निर्माण करा किसने? बीआरओ ने करा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसके बाद नेक्स्ट विवाद है जो चाइना के साथ, आइए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट विवाद जो बना हुआ है दोस्तों हमारा वो डोकलाम पठार। डोकलाम पठार जो विवाद है वो एक्चुअल में जो ये डोकलाम पठार है ये दोस्तों भूटान में स्थित है। भूटान में यहाँ पर है, यहाँ पर एक पड़ती है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी पड़ती है? चुम्बी घाटी। तो चुम्बी वैली में यहाँ पर चाइना क्या कर रही थी दोस्तों? एक सड़क बना रही थी, सड़क निर्माण कर रही थी अपने यहाँ से। यहाँ पर एक यालगार करके एक शहर है, यारलुंग शहर से डोकलाम तक ये सड़क बना रहे थे चाइना के लोग। तो भारत ने भूटान से कहा कि भैया ऐसा है, चाइना जब आपके देश में आ जाएगा तो आपकी अस्मिता पर, आपके देश पर बहुत खतरा हो जाएगा। और 1959 में एक करार हुआ था, तो भारत ने कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो उसी के तहत भारत ने भूटान से कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको हम सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो भारत इस बीच में आया और उस सड़क को नहीं बनने दिया। तो ये था डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद किसके किसके बीच में है दोस्तों? ओरिजिनल में जो डोकलाम विवाद है वो डोकलाम विवाद चाइना और भूटान के बीच में था, लेकिन भारत बीच में आया। तो चाइना ने इनसे कहा कि भैया ऐसा है, हमारे बीच का झगड़ा है, आप इसमें बीच में मत बोलिए। लेकिन भारत को क्या डर था? ये जो स्थान है दोस्तों इसे चिकन नेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकन नेक। इसे चिकन नेक कहा जाता है और ये भारत की कमजोर कड़ी है। अगर डोकलाम में चाइना सड़क बना लेता और बाय चांस कल को ये यहाँ पर हमला कर देता और हमारे इस हिस्से को कब्जा कर ले, तो हमारे बाकी 7 राज्यों से हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। इस वजह से भारत ने भविष्य को देखते हुए डोकलाम विवाद के बीच में पड़ा। तो चाइना ने कहा ठीक है, आप हमारे दोनों के बीच में पड़ रहे हैं, मैं आपको काला पानी विवाद में घसीटूंगा। यहाँ पे आपको जैसा कि पता होगा नेपाल में काला पानी विवाद, शारदा नदी को लेकर, काली नदी को लेकर काला पानी विवाद है। तो चाइना ने कहा, नेपाल को भड़काया, नेपाल से कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इनको काला पानी के बारे में इनसे कहो। तो ये था हमारा दोस्तों क्या? डोकलाम विवाद। तो पहला विवाद कौन सा हुआ चाइना के साथ? तो पहला विवाद LAC, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है।
और दूसरा विवाद जो है, दूसरा विवाद है हमारा डोकलाम पठार विवाद। और तीसरा विवाद जो है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत और चीन के बीच का विवाद बनी हुई है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसा कि आपको पता है यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से और नामचा बारवा पर्वत के पास से यू टर्न लेते हुए यहाँ ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इनके बीच में विवाद क्या है? अभी वर्ष 2017 में इसने क्या किया, दाचू दायची ये डैम के निर्माण किए हैं। 3 डैम के निर्माण किए थे चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर। और डैम के निर्माण से क्या होता है दोस्तों, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो ये बहुत अधिक मात्रा में पानी को स्टोर कर लेता है और हमारे भारत में जितना पानी हमें चाहिए होता है उतना पानी नहीं भेजता है। और जैसा कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, 2 देशों की सीमाओं पर जो नदी स्थित होगी उसका पानी 50-50% दोनों देश यूज करेंगे। आवाज में दोस्तों हो सकता है थोड़ी समस्या लग रही हो, आज फीवर बना हुआ है 2-3 दिन से, तो आवाज पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अभी हाल ही में कल ही थोड़ा बहुत सही हो पाया हूँ, इसलिए पसीना भी बहुत निकल रहा है, तो तबीयत नहीं सही है दोस्तों ज़्यादा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर डेली बहाना बनाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए, तो ये क्या है दोस्तों, विवाद हो गया। अब एक विवाद है दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड और चाइना की सीमा पर पड़ता है और यहाँ पर भी बहुत सारा विवाद है। तो ये था दोस्तों चाइना। और मेरा आपके सम्मुख आने का आज एकमात्र कारण था कि अभी कल न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने कहा है कि अब हमारे पास पैसा नहीं है नौकरी देने के लिए, तो जुलाई 2020 तक जितने भी फॉर्म हैं वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 5 साल का संविदा पे आप लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को आश्वस्त कर दूं, ये लोग कहें चाहे कितना भी, चाहे कुछ भी, लेकिन हाँ केंद्र सरकार का नहीं पता, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश सरकार में वैकेंसियां जरूर आएंगी। आप लोगों को दोस्तों हार नहीं माननी है, आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, आप लोगों को हार नहीं माननी है। यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिन सबके आते हैं। जब तालाब में नया तालाब बनता है तो तालाब की जो मछलियां होती हैं वो तालाब की चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो वही चींटियां उन मछलियों को खा जाती हैं। तो दिन एक बार सबका आता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2022 हम सब लोगों के सामने है, दिखा देंगे हम लोग सरकारों को। जब आपको हम शिखर तक पहुंचा सकते हैं तो हम आपको शिखर से नीचे भी ला सकते हैं, फर्श पे भी ला सकते हैं। इसलिए अभी भी सरकारों से भी मेरा ये कहना है कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए। आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी है, उससे लड़ाई का भी आप लोग बहुत अच्छा जरिया निकाला हुआ है, सब काम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। लेकिन आप लोग हमारे रोजगार के बारे में भी ध्यान दीजिए थोड़ा, वरना आपको अर्श से फर्श पे आने में देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द आप राजनीति से कहाँ गायब हो जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। राजनीति में दूर दूर तक आप नहीं दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और चाहे हिंदुस्तान की राजनीति हो, आप लोग दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये आपको युवा दिखा देगा। और इसकी एक झलक आप लोगों को वर्ष 2022 में देखने को मिलेगी। ये मेरा सरकार से क्लियर चुनौती है आप लोगों से, क्योंकि जब आप लोग हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम लोग भी आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। और जिस ओर जमानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और
दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोग दिखा दीजिए कि सरकार तुम नहीं हो, सरकार हम हैं। जिसे हम बनाएंगे वो सरकार में बैठेगा। सरकार हम हैं, सिकंदर हम बनाते हैं। और एक बात और कहना है दोस्तों, आप लोग अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाइए। अंधेरा कहीं भी हो, कहीं भी अंधेरा हो, रात होती है तो दिन कहीं ना कहीं जरूर होता है। उजाला आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अभी अंधकारमय दिन चल रहे हैं, अभी अंधकारमय समय चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उजाला नहीं आएगा, आशा की किरण नहीं जगेगी, जरूर जगेगी दोस्तों। आप लोगों को हार मानने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों के सामने 2 वैकेंसीज हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, उसकी आप तैयारी करिए। जेल वार्डन की आपके सामने वैकेंसी है, जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं उनको पेपर देना है, आप लोग जेल वार्डन की तैयारी करिए। उसके बाद आने वाले समय पे जैसे हम लोगों ने लड़कर ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे का हम लोगों ने डेट निकलवा लिया, इनकी क्या औकात है साहब कि ये लोग नौकरी ना निकालें, हम लोग इनको निकाल के फेंक देंगे बाहर। इनकी क्या औकात है कि ये सब कुछ कर लेंगे? सब अपने ही मन से ये लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग संविदा पे कितने दिन नौकरी करेंगे? और संविदा पे नौकरी करने का समय मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि जिसके अंडर में आप नौकरी करेंगे वो आपसे अपने घर की साफ सफाई करवाएगा, गैया भैंसिया चरवाएगा आपसे, और जिस काम को करने का आपका दिल गवारा नहीं करेगा वो हर काम वो आपसे करवाएगा, और 5 साल बाद आपके सामने एक लेटर लिख देगा कि आप नौकरी के लिए उचित नहीं है और आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये पैसा कमाने का दूसरा जरिया इन लोगों ने ढूंढ लिया है। 5 साल तक आप सबसे पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद अपने ऑफिसर को 10 लाख 5 लाख रुपए देंगे, तब आप कंटिन्यू नौकरी में भर्ती हो पाएंगे। उसके बाद भी आपको टेस्ट देना होगा। तो इतने सारे काम, आप जब संसद भवन में जाते हैं आपको तो एक भी टेस्ट नहीं देना होता है। आपका तो कहीं नहीं पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल 10 बार फेल हैं, हाई स्कूल 9 बार फेल हैं। ऐसे कितने राजनेता हैं 9 बार 10 बार हाई स्कूल फेल हैं? तो दोस्तों आप लोगों से भी कहना है, इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इन लोगों को तो औकात पे जिस दिन हम लोग चाहेंगे उस दिन लाके खड़ा कर देंगे। इन सरकारों से मेरा कहना है कि आप लोगों को जिस दिन हम लोग चाहेंगे उस दिन औकात पे लाके खड़ा कर देंगे। ये बात अगर सरकार के लोग नुमाइंदे सुन रहे हो तो इस बात को कान में ध्यान से डाल लीजिए अपने अंदर। और बाकी मेरे विद्यार्थियों से ये मेरा कहना है कि दोस्तों आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत हो। संघर्ष के दिन सभी के साथ आते हैं। जैसा कि रामायण में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। यहां तक कि भगवान श्री राम भी कर्म के तहत बने हुए थे। वो भगवान थे, चाहते हर चीज कर सकते थे। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। रावण के साथ युद्ध में हो चाहते तो सहायता अपने पिताश्री की ले सकते थे, अपने उनकी सहायता ले सकते थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर अपने उससे करा। और पहले वो श्री राम थे, राजा श्री राम थे, और 14 वर्ष के वनवास के बाद वो पुरुषोत्तम राजा श्री राम बने। 14 वर्ष के वनवास के बाद वो पुरुषों में उत्तम राम बने। तो संघर्ष के दिन है दोस्तों, संघर्ष में आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। लगे रहिए, बने रहिए दोस्तों। एक ना एक दिन ये अंधेरा जरूर छट जाएगा और रोशनी के नए बादल जरूर आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।